शहर की सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन आईपीएस अनीता शर्मा का मन रात भर बेचैनी में डूबा रहा। देवगढ़ थाना पिछले 4 महीनों से इस थाने को लेकर जितनी शिकायतें उनके पास आई थीं, उतनी किसी और थाने की नहीं आई थीं। गरीबों की फरियादें टालना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, रिश्वत के बिना कोई काम नहीं, और ऊपर से थानेदार विक्रम सिंह का नाम हर शिकायत में शामिल। फाइलों में लिखे शब्दों को पढ़कर गुस्सा तो आता था, लेकिन अनीता अच्छी तरह जानती थी कि जब तक वह खुद अपनी आंखों से इस सिस्टम की सड़न को नहीं देखेंगी, तब तक असल सच्चाई सामने नहीं आएगी। वह एक आईपीएस अधिकारी थी, कठोर, ईमानदार और सबसे बढ़कर न्याय के प्रति समर्पित। लेकिन आज वह वर्दी नहीं पहनने वाली थी जिसके सामने अपराधी कांपता है। आज वह एक विधवा, दृष्टिहीन, लाचार महिला का भेष लेकर उस थाने में प्रवेश करने वाली थी जहां इंसानियत की कमी होने की बात हर रिपोर्ट में दर्ज थी। अनीता दर्पण के सामने खड़ी थी। उन्होंने सफेद रंग की हल्की घिसी हुई साड़ी पहनी, बालों में थोड़ा सा सफेदी का पाउडर, चेहरे पर थकान की लकीरें मेकअप से उभारी गई, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में सफेद लकड़ी की छड़ी। उन्होंने चलते हुए अपनी चाल धीमी कर ली, कंधे झुके हुए, आवाज में हल्का कंपन और एक ऐसी बेबसी का एहसास जिसमें कोई भी सामान्य पुलिसकर्मी सहानुभूति दिखाए या फिर अपनी असली बर्बरता। और यही तो अनीता को देखना था। क्या सिस्टम सच में इतना गिर चुका है कि एक नेत्रहीन विधवा भी सुरक्षित नहीं? कैमरा उनके दुपट्टे के अंदर लगा दिया गया। रिकॉर्डर ब्लाउज के भीतर अब वह सिर्फ आईपीएस अनीता नहीं थी, वह एक ऐसी महिला थी जिसकी कोई आवाज नहीं, कोई ताकत नहीं और कोई सहारा नहीं। ऐसा रूप जिसने उनके मिशन को घातक भी बनाया और जरूरी भी। वह ऑन्टो में बैठी, ड्राइवर को पता बताया और रास्ते भर अपना किरदार दोहराती रही। उनके मन में हल्की सी घबराहट थी। यह घबराहट मिशन की नहीं, बल्कि उस दर्द की जिसकी वास्तविकता जल्द ही उन्हें सामने देखने मिलने वाली थी। देवगढ़ थाने के पास पहुंचते हुए उनका दिल धड़का। यह धड़कन डर की नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान की चेतावनी थी। उन्होंने ऑन्टो से उतरते हुए छड़ी को आगे बढ़ाकर जमीन टटोली, जैसे उन्हें खुद नहीं पता कि रास्ता किस ओर है। कुछ लोगों ने उन्हें देखकर दया भरी नजरों से देखा, कुछ ने नजरअंदाज कर दिया। ठीक उसी वक्त 2 मिनट पूरे होने पर अनीता ने अपने अंदर गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, यदि आम लोग इसी तरह दर्द में जी रहे हैं तो उन्हें आवाज देने का काम तो उन्हें ही करना होगा। और हां दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप एक छोटा सा काम जरूर करिए। आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं? नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए। और अगर आपको कहानी रोमांचक लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब वापस कहानी पर आते हैं। अनीता ने अपनी चाल धीमी की और लड़खड़ाते हुए थाने के जजर गेट के भीतर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा शिकायतों में बताया गया था। गंदगी, बेपरवाही और थके हुए लोगों की आंखों में उम्मीद का अंधेरा। एक सिपाही हंसते हुए गुटखा चबा रहा था, दूसरा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। किसी के चेहरे पर गंभीरता का कोई भाव नहीं। अनीता ने कमजोर और टूटती आवाज में कहा, कोई है? मुझे एक शिकायत लिखवानी है। उनकी आवाज इतनी बेबस थी कि कोई भी दयालु इंसान उनकी तरफ दौड़ पड़ता, लेकिन यहां सिपाही ने गर्दन उठाकर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या है, जल्दी बोलो। अनीता ने सिर झुकाकर हल्की घबराई आवाज में कहा, मेरा सामान किसी ने छीन लिया, मुझे एफआईआर लिखानी है। सिपाही ने झुंझुलाकर जवाब दिया, साहब अभी व्यस्त हैं, बैठो वहां, बुलाएंगे तो आना। उसके चेहरे पर चिढ़ थी, मानो एक अंधी महिला की परेशानी उससे बड़ी मजाक हो। अनीता बेंच की ओर बढ़ी, एक बार ठोकर खाई, किसी ने पकड़ने की कोशिश तक नहीं की। बैठते हुए उन्होंने मन में सोचा, अगर मेरे जैसा किसी और नेत्रहीन महिला के साथ ऐसा हो रहा होता, उसे कौन बचाता? यह सोचकर उनका दिल कस गया। उनकी छाती में एक ठंडी आग जल उठी, लेकिन चेहरे पर अब भी वही बेबसी थी। वह चुपचाप बैठी रही और उनका कैमरा सब कुछ कैद कर रहा था। सिपाहियों की लापरवाही, भ्रष्टाचार की बू और इंसानियत का मरना यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था, उसने तो आने वाले समय में पूरे जिले को हिलाकर रख देना था। अनीता बेंच पर बैठी थी, लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर उबल रहा था। वह जानती थी कि अभी असली परीक्षा बाकी है। थाने में आए एक एक व्यक्ति को वे देख नहीं सकती थीं,
लेकिन उनके कान हर आवाज पकड़ रहे थे। किसी की शिकायत, किसी की। उसकी आवाज में एक घमंड था जिसमें दया की जगह तिरस्कार था। हां, अम्मा, क्या हुआ? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, अनीता ने हल्की कांपती आवाज में कहा। साहब, मेरा थैला किसी ने छीन लिया। आर 5,000 थे, कुछ कागज थे। विक्रम सिंह ने उसके शब्दों को बीच में काटते हुए कहा। अंधी हो ना? इतना पैसा लेकर क्यों घूमती हो? घर में रखती। उसकी हंसी में व्यंग्य था। अनीता चुप रही। हर दर्द को उन्होंने अपने किरदार में ढाल लिया था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी। अगर यह सब मेरे साथ हो रहा है तो बाकी लोगों के साथ क्या क्या होता होगा? इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर आगे झुककर पूछा। किसने छीना? पहचान सकती हो? अनीता ने चेहरे पर और अधिक बेबसी लाते हुए जवाब दिया। मैं देख नहीं सकती साहब, इसलिए तो आपकी मदद मांगने आई हूं। विक्रम सिंह ने सांस छोड़ी, जैसे यह बेहद बेकार मामला हो। ठीक है, ठीक है, लिख देंगे, लेकिन हर काम का खर्चा होता है। यहां काम ऐसे ही नहीं होता। यह सुनकर अनीता ने मन में सोचा तो यह सच है, रिश्वत ही इस थाने की असली भाषा है। लेकिन चेहरे पर वही बेबस डर बनाए रखा। उन्होंने पूछा, किस बात का खर्चा साहब? मैं तो बहुत गरीब हूं। इंस्पेक्टर ने हाथ से इशारा किया और कमरे में बैठे सिपाही को बाहर भेज दिया। अब कमरे में सिर्फ दोनों थे। यह वही परिस्थिति थी जिसे अनीता टेस्ट करना चाहती थी। विक्रम सिंह ने धीमी आवाज में कहा, अम्मा देखो, एफआईआर करानी है तो थोड़ा चाय पानी लगाना पड़ेगा। तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? वह और करीब आ गया। उसकी आवाज में अजीब सी चिकनाई थी, जैसे वह उनकी मजबूरी को अपने फायदे के लिए निचोड़ने को तैयार था। लेकिन अनीता ने अब भी अपना किरदार नहीं छोड़ा। साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। विक्रम सिंह की भौहें तिरछी हुईं। उसने टेबल से एक सादा कागज उठाया और उनकी ओर बढ़ाया। यहां अंगूठा लगा दो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। कागज में क्या था कोई नहीं जानता। शायद झूठी वापसी का बयान, शायद कोई और चाल। अनीता धीरे से बोली, साहब, पहले कोई पढ़ देता तो। विक्रम सिंह की आंखें लाल हो उठीं। इतना नाटक मत करो, जो कह रहा हूं वही करो, वरना बाहर जाओ, एफआईआर नहीं होगी। उसने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनीता हल्का सा पीछे सरक गई। उनकी आंखें भले ही चश्मे के पीछे छिपी थीं, पर उनके भीतर गुस्से की आग भड़क चुकी थी। वह अब इस इंस्पेक्टर का पूरा असली चेहरा सामने देखना चाहती थी। इंस्पेक्टर ने गुर्राते हुए कहा, बहुत आती है समझदारी। अकेली आई हो, कोई नहीं है ना? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, वरना अंदर बंद कर दूंगा। उसकी आवाज में वह ताकत नहीं, बल्कि उसकी आदतें बोल रही थीं। वही आदतें जो इस थाने को बदनाम करती आई थीं। लेकिन अचानक अनीता ने महसूस किया कि इंस्पेक्टर और भी करीब आ रहा है। उसकी सांसों से शराब और गुटखे की दुर्गंध कमरे में फैल चुकी थी। वह बोला, देख अम्मा, मेरा साथ दे दो तो तुम्हारा सारा काम चुटकी में कर दूंगा। यह वाक्य सुनते ही अनीता शर्मा के भीतर का आईपीएस अधिकारी एक पल के लिए चुप नहीं रह सका, लेकिन वह अभी भी अपने किरदार में थी। अभी नहीं, सबूत पूरे होने दो। वह शांत आवाज में बोली, साहब, मैं तो बस न्याय चाहती हूं। यह कहते हुए उनका गला भर आया। यह अभिनय नहीं था, यह सच था। कोई भी महिला, कोई भी गरीब, कोई भी लाचार व्यक्ति अगर ऐसी स्थिति में फंसेगा तो टूट ही जाएगा। लेकिन आईपीएस अनीता टूटने वाली नहीं थी। वह सिर्फ इंतजार कर रही थी अगले कदम का, उस पल का जब वह इस इंस्पेक्टर का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएंगी। सिपाही बाहर खड़ा हंस रहा था और कमरे के अंदर बढ़ती खामोशी भी रिकॉर्ड हो रही थी। समय धीरे धीरे अनीता के पक्ष में हवा बदल रहा था। आगे जो होने वाला था वह केवल एक जांच नहीं, बल्कि पूरे थाने की नींव हिलाने वाला तूफान बनने वाला था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कमरे में इधर उधर टहलते हुए अनीता के चारों ओर एक शिकार की तरह घूम रहा था, जैसे वह अपनी कमजोरी छिपाकर किसी बेबस इंसान पर ताकत झाड़ने में आनंद ले रहा हो। उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखों में पागलपन जैसा चमक रहा था और आवाज में वह क्रूरता थी जिसकी अक्सर शिकायतें थाने की दीवारें भी सुन सुनकर थक चुकी थीं। अनीता शांत थी, लेकिन भीतर गहरी आग धड़क रही थी। अब बस उस सही क्षण का इंतजार। अचानक विक्रम ने कागज वापस मेज पर पटक दिया और गुर्राया, अम्मा, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यह थाने का मामला है। यहां मैं तय करता हूं कि किसकी एफआईआर लिखनी है और किसकी नहीं, समझी? अनीता ने हल्की झिझक के साथ सिर हिलाया, जैसे डर के मारे कुछ बोलने की हिम्मत ही ना हो, लेकिन अंदर वह हर शब्द,
हर हरकत अपनी याद में तेजी से दर्ज कर रही थी। कैमरा सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड कर रहा था। विक्रम सिंह ने टेबल पर रखे पानी के गिलास को एक झटके से उठाया और बोला। उनकी आवाज कांप गई। यह अभिनय नहीं था, गरीबों के दर्द की सच्चाई थी जिसे वह रोज फाइलों में देखती, पर आज खुद महसूस कर रही थी। विक्रम सिंह उनके और करीब आया। उसने मेज से एक फाइल हटाई और कुर्सी खींचकर ठीक उनके सामने बैठ गया। उसकी आंखें उनके चश्मे पर टिक गईं। सुनो अम्मा, उसने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें बाहर फेंक दूं और कोई पूछने भी नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं मदद करना चाहता हूं। उसका मदद शब्द इतना गंदा लगा कि हर सभ्य व्यक्ति शर्मसार हो जाए। अनीता चुप रही। विक्रम ने आगे कहा, लेकिन मदद ऐसे नहीं होती। उसके लिए थोड़ी समझदारी, थोड़ा सहयोग चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। यह कहते हुए उसकी निगाहें और भी ज्यादा गंदी हो चुकी थीं। कमरे में फैली गंध और उसके शब्दों की अश्लीलता मिलकर जैसे माहौल को जहरीला बना रही थी। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर अनीता की कलाई पकड़ने की कोशिश की, पर इस बार अनीता ने हाथ झटक दिया, धीमे से, बिना भूमिका तोड़े। लेकिन साफ विक्रम चौंका। उसकी आवाज भारी हो गई। बहुत अकड़ है। तुम्हें लगता है कि यहां तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह उठा और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। धमाके की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। बाहर सिपाही मुस्कुराकर आगे बढ़ गए जैसे यह रोज की घटना हो। अब बताओ, विक्रम बोला, क्या करने आई हो? एफआईआर या ड्रामा? वह अनीता के इतने करीब आ गया कि उसकी सांसें सीधे उनके चेहरे से टकरा रही थीं। लेकिन अनीता अब खुद को और देर तक रोक नहीं सकती थी। उनका धैर्य टूटने लगा था और मिशन के अंतिम चरण का समय आ गया था। विक्रम बोला, जो मैं कह रहा हूं वह मान लो, वरना तुम्हारे खिलाफ झूठा केस बनाकर अंदर कर दूंगा। कोई वकील भी नहीं छुड़वा पाएगा, समझी? उसकी आंखों में बर्बरता और जीत का घमंड चमक रहा था, लेकिन इस घमंड की उम्र सिर्फ कुछ ही सेकंड की थी। ठीक उसी पल अनीता ने सिर थोड़ा उठाया, चेहरे की कमजोरी का आवरण हटाया और ठंडी आवाज में बोली, बस बहुत हुआ। विक्रम एकदम रुक गया। यह आवाज उस टूटती हुई अंधी महिला की नहीं थी। यह आवाज आदेश देने वालों की थी, कानून की थी। उसने अविश्वास से पूछा, क्या कहा? अनीता ने धीरे धीरे अपनी पीठ सीधी की। शरीर का कंपन गायब हो गया और आवाज में वह कठोरता लौट आई जो उनकी पहचान थी। मैंने कहा, अब बहुत हुआ इंस्पेक्टर। विक्रम के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। अम्मा, यह कैसी आवाज? अनीता ने हाथ उठाया और एक झटके से काला चश्मा उतार दिया। कमरे में जैसे हवा तक जम गई। विक्रम ने उसकी तेज और आत्मविश्वास से भरी आंखें देखी और एक पल में समझ गया कि उसके सामने खड़ी महिला वो नहीं है जो वह समझ रहा था। उसके चेहरे से खून उतर गया। अनीता ने अपने दुपट्टे में लगे कैमरे को बाहर निकाला और बेहद शांत आवाज में कहा, तुम्हारी हर बात, हर हरकत, हर गंदगी रिकॉर्ड हो चुकी है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। विक्रम के हाथ कांपने लगे। ये क्या? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजा जोर से खुला और अनीता की स्पेशल टीम अंदर दाखिल हो गई। एसपी, 2 महिला अधिकारी और इंटेलिजेंस टीम के लोग कमरे में भर गए। पूरा कमरा एक पल में अनीता शर्मा की असली ताकत से रोशन हो चुका था। विक्रम सिंह की दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। वह लड़खड़ाकर पीछे हटने लगा। यह वह क्षण था जब एक भ्रष्ट अधिकारी की हकीकत पूरी तरह उजागर हो चुकी थी और उसके बचने की कोई राह नहीं बची थी। कमरा अचानक जैसे एक अदालत बन चुका था। विक्रम सिंह के चेहरे से रंग उड़ चुका था। वह पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराया। उसके माथे पर पसीने की मोटी बूंदें उभर आईं। एसपी ने ठंडी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, तुम्हारे खिलाफ महिला उत्पीड़न शक्ति का दुरुपयोग, ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाती है। तुम अब निलंबित ही नहीं, गिरफ्तार भी हो। विक्रम हकबका गया। उसके पैर कांप रहे थे। उसने अनीता की ओर देखते हुए भरभराती आवाज में कहा, मैडम, आप तो अंधी थीं। यह सब अनीता ने धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, अंधेरा, मैं नहीं, तुम्हारा चरित्र था। इंस्पेक्टर, मैं यहां देखने नहीं आई थी, मैं यहां सुनने आई थी। तुम्हारी गंदगी, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी सोच और तुम्हारा अपराध। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग को एसपी के हाथ में सौंप दिया। यह सबूत सिर्फ एक केस का नहीं, एक सोच का काला चेहरा है।
आज तक तुम्हारे डर से कितनी आवाजें बंद थीं, आज उन सबकी आवाज बोल रही है। विक्रम की आंखें फैल गईं। अचानक वह हाथ जोड़कर गिर पड़ा। मैडम, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी फैमिली है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अनीता की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जब तुम्हारे जैसे अधिकारी गरीबों को डराते हैं, महिलाओं को मजबूर करते हैं, ईमानदारों को कुचलते हैं, तब क्या तुम्हें अपनी फैमिली याद आती है? कानून से ऊपर कोई नहीं। आज से सिस्टम साफ होगा, चाहे गंदगी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। एसआईपी ने इशारा किया और 2 महिला पुलिसकर्मी आगे बढ़ी। उन्होंने विक्रम के हाथों में हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी की वह आवाज कमरे में किसी फैसले की मूर जैसी गूंज उठी। विक्रम की दुनिया उसके सामने बिखर चुकी थी और अब वह सिर्फ एक आरोपी था। ना रुतबा, ना शक्ति, सिर्फ अपराध। बाहर पूरे थाने में खलबली मच गई थी। जवान एक दूसरे को देख रहे थे। कई की आंखों में डर था, कई की आंखों में राहत, क्योंकि वे जानते थे कि आज एक अधिकारी नहीं गिरा, बल्कि एक बीमारी गिरी है जो वर्षों से थाने की दीवारों में पसरी हुई थी। अनीता जैसे ही बाहर निकली, पत्रकारों की भीड़, कैमरों की चमक और लोगों की फुसफुसाहट हवा में घुल गई। कोई कह रहा था यह तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसा हुआ। कोई कह रहा था वो औरत अंधी नहीं थी, फिर भी सब जानती थी। कोई कह रहा था आज पहली बार लगा कि कानून जिंदा है। अनीता गेट से निकलकर सीधे उस बुजुर्ग महिला के पास गई जिसका असली केस वह लेकर आई थी, जिसके इलाज का पैसा चोरी हुआ था। वह महिला कांपते हुए बोली, बेटी, आपने तो चमत्कार कर दिया। अनीता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, न्याय चमत्कार नहीं, हिम्मत मांगता है, और अब आपका केस दर्ज होगा, जांच होगी और आपका पैसा लौटेगा। हवलदार ने तुरंत एफआईआर दर्ज की। आसपास खड़े लोग अनीता को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अफसर नहीं, बल्कि उम्मीद का चेहरा हो। एसआई ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा। आपने इस सिस्टम में जो आग लगाई है, उससे कई बंसीलाल और कई विक्रम खुद ही धुआं बनकर उड़ जाएंगे। अनीता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने आग नहीं लगाई है एसपी साहब, मैं तो बस धूल झाड़ रही हूं। गंदगी बहुत है, लेकिन हम सब मिलकर उसे साफ कर सकते हैं। उसकी टीम के सदस्य गर्व से खड़े थे। उनमें से एक अधिकारी बोला, मैडम, अब क्या आदेश है? अनीता ने आसमान की ओर देखा। दिन ढलने लगा था, लेकिन हवा में एक नई रोशनी थी। उसने कहा, अब अगले स्टेशन चलते हैं। जहां अंधेरा ज्यादा है, वहीं रोशनी ले जानी होगी। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। कदमों में वही दृढ़ता, आंखों में वही कानून की आग और दुपट्टे में अब भी वही छुपा हुआ कैमरा जिसने कई गुनहगारों का नकाब उतारना बाकी था। उनकी टीम गाड़ियों में बैठ गई। इंजन की आवाज ने नए मिशन की शुरुआत का संकेत दिया। जैसे ही गाड़ियां सड़क पर बढ़ी, भीड़ ने ताली बजाई। पहली बार उन्हें लगा था कि सिस्टम बदल सकता है, और जब किसी शहर को यह लगने लगे तो यकीन मानिए, वह शहर बदल चुका होता है। यह कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं, बल्कि उस सोच की जीत है जो कहती है सत्यमेव जयते। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल ड्रीम सूत्र को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपको अनीता की बहादुरी कैसी लगी। आपकी एक लाइक हमें और कहानियां बनाने की ताकत देती है।